आवाज आ रही है? अगर आवाज सही आ रही है तो कमेंट में आप लिख कर भेजिए। आज 26 जून राजश्री छत्रपति साहूजी महाराज के जन्म दिवस पर आज मुक्ति पार्टी की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो विषय है राजश्री के विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता। वर्तमान लोकतंत्र में राजश्री छत्रपति साहूजी महाराज के विचारों की वर्तमान प्रासंगिकता। साथियों, सबसे पहले ये बात जानना जरूरी है जो भी महापुरुष होते हैं उनके दो प्रकार के मानने वाले लोग होते हैं। एक अनुयायी होते हैं और एक भावनाशील और भक्तों की तरह केवल जय जयकार करने वाले लोग होते हैं। अनुयायियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनकी जिम्मेवारी होती है कि जिनको महापुरुष मानते हैं उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए अपना जीवन भर संघर्ष कर। भक्तों की कोई जिम्मेवारी नहीं होती, केवल जय जयकार कर कर प्रशंसा कर कर अपनी जिम्मेवारी से मुक्त हो जाते हैं। इस बात को अगर समझना हो तो ये एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले 1882 में हंटर कमीशन के सामने रिजर्वेशन की डिमांड की, प्रतिनिधित्व का डिमांड किया, आरक्षण का डिमांड किया। महाराज को अवसर उन्होंने कोल्हापुर संस्थान में उसको लागू कर दिया 50% रिजर्वेशन को। अब यहां समझने की और बाबा साहब अम्बेडकर का दूर दूर तक मिलना संभव में ज्योतिराव फूले जी बाबा साहब का जन्म है। फूले की संकल्पना को, रिजर्वेशन को आगे बढ़ाया, महाराज ने लागू किया अपना संस्थान में।
बाबा साहब अम्बेडकर को अवसर मिला तो पूरे भारत में संवैधानिक प्रावधान कर दिया। युवती अनुयायी अपने महापुरुष को कार्य को निरंतर आगे बढ़ाना के संदर्भ में भी यही कॉन्सेप्ट है। वो अवसर के तौर पर, प्रेरणा के तौर पर समाज को प्रेरित करने के लिए मनाते हैं। हमें कुछ मूलभूत बातें समझना जरूरी है। कि राजाशाही और लोकशाही ये कॉन्सेप्ट एक दूसरे का पर्याय नहीं है, विरोधाभासी है। राजाशाही और लोकतंत्र ये एक दूसरे की विरोध की संकल्पना है। जहां राजाशाही होती है वहां लोकतंत्र प्रस्थापित नहीं होता, जहां लोकतंत्र होता है वहां राजाशाही प्रस्थापित नहीं हो सकती। लेकिन भारत में अगर लोकतंत्र को प्रस्थापित करने के लिए किसी राजा ने पहल किया हो, ऐसा दुनिया के इतिहास में कम मिलता है, संभव नहीं है। राजा ने भारत को लोकतांत्रिक बनाने के लिए पहल किया हो, राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज इस कार्य को किया, अंजाम तक पहुंचाया। हालांकि उनको प्रेरणा मिली थी छत्रपति शिवाजी महाराज से। राजभट ब्राह्मणों के लिए नहीं है, रैयत के लिए। रैयत का मतलब प्रजा के लिए है। और राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज ने इस नींव रखा भारत के लोकतंत्र में संवैधानिक अधिकारों की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर उनके जीवन का अगर आप अध्ययन करेंगे तो पहल करके परिवर्तन करना, प्रस्थापित लोगों को पहल करके परिवर्तन करना बहुत असंभव सी बात है, क्योंकि प्रस्थापित लोगों को परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होती। वो तो परंपरा को बरकरार रखने से उनका वर्चस्व बरकरार रहता है। लेकिन भारतीय समाज व्यवस्था में जो ब्राह्मणवाद हावी है, जो असमानता हावी है, जो शोषण हावी है, जो वर्ण व्यवस्था हावी है, जो जाति व्यवस्था हावी है, उसके विरोध में उस समय कानून बनाना और उसके लिए निरंतर कार्य करना, ये चुनौती भरा काम है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु में आपको बताना चाहूंगा कि वर्तमान पर आएंगे। राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज ने जो अपनी कोल्हापुर संस्थान में जो ब्राह्मणवाद को खत्म करने के लिए जो कानून बनाए, वो जानना जरूरी है। उन्होंने 1901 में अपने कोल्हापुर संस्थान में
बाकायदा जाति जनगणना करवाई। उन्नीस सौ एक में कोल्हापुर संस्थान में बाकायदा जाति जनगणना उन्होंने करवाई ताकि संख्या के आधार पर उनको हिस्सेदारी या प्रतिनिधित्व दिया जाए। लेकिन इस संदर्भ में भारत के अन्य राजाओं का कई डाटा उपलब्ध नहीं है कि अपने एरिया में जहां अंग्रेजों का डायरेक्ट हस्तक्षेप था, अंग्रेजों ने किया, राजाओं ने वहां जाति जनगणना करवाई, ऐसा डाटा उपलब्ध नहीं है। उन्नीस सौ एक में जाति जनगणना अपने कोल्हापुर संस्थान में करवाई। नंबर 2, 1901 में ही सभी गांव में स्कूलें खोले गए। एजुकेशन को इतना महत्व दिया, गांव गांव में स्कूलें खोले गए और उसके लिए 1 लाख का बजट में प्रावधान किया। स्कूलें खोलने के बाद भी सुधर के लोग अपने बच्चों को स्कूलों में भिजवाते नहीं थे, तो उन्होंने गांव गांव छात्रावास का, हॉस्टल्स का प्रावधान किया कि उनका डेली आने जाने की दिक्कत ना हो और उधर ही छात्रावास में रहकर पढ़ सके। जिस मनुस्मृति ने हजारों साल पाबंदी लगाई, पढ़ने पर पाबंदी लगाई, शस्त्र पर पाबंदी लगाई, उसके विरोध में ये सारे फैसले, एजुकेशन का अधिकार अपने गांव में लागू कर दिया। उसके बाद 26 जुलाई 1902 को 50% आरक्षण प्रतिनिधित्व का प्रावधान कर दिया, इंक्लूडिंग जाट, इंक्लूडिंग मराठा, इंक्लूडिंग गुर्जर। केवल 15% को छोड़कर उन्होंने अपने संस्थान में लागू कर दिया। उसके बाद उन्होंने सोचा कि कंपल्सरी, उन्होंने सोचा छात्रावास शुरू कर दिए, स्कूलें शुरू कर दी गांव गांव, फिर भी आ नहीं रहे, तो उन्होंने 8 सितंबर 1913 को अनिवार्य एजुकेशन का कानून पारित कर दिया कि अगर मेरे एरिया में, मेरी संस्थान में रहना है, मेरे राज्य में रहना है, तो बच्चों को पढ़ाना अनिवार्य होगा। कंपल्सरी एजुकेशन का कानून पारित कर दिया 8 सितंबर 1913। मैं ये क्यों बता रहा हूं कि वर्तमान में सरकारें भी ये नहीं कर रही है। अभी भारत सरकार 3% बजट रख रही है एजुकेशन के ऊपर, और छत्रपति साहू जी महाराज कम से कम 30% बजट एजुकेशन के ऊपर रखते थे। अंग्रेज 27% रखते थे एजुकेशन के ऊपर। मतलब अंग्रेज जो 27% रखते थे, वर्तमान भारत सरकार 3% रख रही है। मतलब अंग्रेजों से कितना गुना बदमाशी की हद है। उसके बाद उन्होंने 1917 में विधवा विवाह का कानून पारित कर दिया। तीन अगस्त 1918 में एंटी डीएनटी विजिएंटी
जो गुनहगार जातियां हैं, जो क्रिमिनल ट्राइब्स है, उनको उनको कंपलसरी डेली पुलिस स्टेशन में हाजिरी लगाने के लिए जाना पड़ता था। अगर मेहमान बनकर किसी गांव में जाते हो तब उस गांव को पुलिस को बताना पड़ता मैं इतना दिन रुकूंगा, और जहां से आप आए वहां भी बता कर आना पड़ता, डेली वहां जाना पड़ता। उसको सिस्टम को बंद कर दिया। भाई गुनहगार नहीं, इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, डेली पुलिस स्टेशन क्यों आने का। इसको सार्वजनिक जगह छुआछूत को बंद कर दिया। सड़कें है, सार्वजनिक स्थान, कुएं है, सरकारी इमारतें है, धर्मशाला है, हॉस्पिटल है, बंद कर दिया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल गंगाधर कामले का है, होटल खुलवाया। 1919 में अंतरजातीय विवाह को मान्यता दे दिया, इंटरकास्ट। आज ऑनर किलिंग के नाम पर मारा जाता है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। इंटरकास्ट मैरिज का कानून बना दिया। उसके बाद 17 जनवरी 1920 को देवदासी प्रथा बंद कर दिया। आज भी दक्षिण भारत में बहुत सारे एरिया में आज भी सिस्टम शुरू है। उसके बाद 17 जनवरी 1920 को जनेऊ प्रथा को बंद कर दिया। ये जनेऊ संस्कार, इसके ऊपर पाबंदी लगा दी। जन्म से कोई ऊंच, जन्म से कोई नीच नहीं है। ये ऊंच और नीच का संस्कार है, अपने आप को ऊंच बनाने का और दूसरों को निम्न मानने का। इसके ऊपर छत्रपति राजश्री साहू जी महाराज ने पाबंदी लगा दी। 3 मई 1920 को बाउंडेड लेबर बंधुआ मजदूर पर पाबंदी लगा दी। जो वर्तमान लोकतंत्र में सरकारें वापस मजदूरों को बंधुआ बनाने का कानून बना रहे, 8 घंटे से 12 घंटे बनाकर। तो 1919 को सत्य समाज की एक्टिविटी के लिए गांव-गांव कार्यालय उपलब्ध। यो बेकार है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में फिर चाहे एजुकेशन का हो, चाहे अनटचेबिलिटी का हो, चाहे रिजर्वेशन का हो, सारा का सारा कॉन्सेप्ट बाबा श्री छत्रपति साहू जी महाराज ने अपनी संस्थान में पहले ही लागू कर दिया। पूरे भारत में इसको गांव-गांव सत्य शोधक समाज के लिए कार्यालय उपलब्ध करवाया। मैं आपको एग्जाम्पल बताना चाहता हूं, प्रतिनिधित्व का होना और प्रतिनिधित्व का ना होना कितना अंतर पड़ता है। अपने 22 में उनको जहर देकर उनकी हत्या हो गई, ऐसा डॉक्टर बेनेरेस का रिपोर्ट है। डॉक्टर बेनेरेस का ऐसा रिपोर्ट है कि साहू जी महाराज की भी हत्या हुई। और साइमन गोबेक के बाद अगर 10 साल
छत्रपति साहू 32 तक अगर जिंदा रहते तो इस देश का इतिहास पूरा अलग हो गया। पुनः राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के वक्त ओबीसी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं, इसका खामियाजा अभी तक लगातार चल रहा है। और जो प्रतिनिधित्व एससी एसटी को मिला था उसको भी उन्होंने रूपांतरित कर दिया, पुनः पेट के बाद दलाल भड़ों में रूपांतरित कर दिया। प्रतिनिधित्व का होना और प्रतिनिधित्व का ना होना, ना होने का मतलब गुलामी को एज इट इज स्वीकार करना। अगर प्रतिनिधित्व है लोकतंत्र में तो आप गुलामी खत्म करने का पहल कर सकते हैं। तो इससे हमको सबसे बड़ा सबक यह मिल रहा है अतिशूद्रों के लिए एजुकेशन से लेकर उनके नेतृत्व के तौर पर लोगों में प्रस्तावित करना। राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा प्रस्तावित करना कि आपको अपना नेता मिल गया, ये पोलराइजेशन का मुद्दा था, ये ध्रुवीकरण का मुद्दा था, ये बहुजन समाज बनाने का मुद्दा था, चल रहा था। उसके बाद इस देश में आरएसएस ने ज्यादातर काम ओबीसी वर्ग में किया। और ओबीसी को ही प्रतिक्रांति में उसको लगातार आरएसएस ने काम किया। 1925 से लेकर अभी तक लगातार ओबीसी को रिलीजियस पोलराइजेशन के तहत, धार्मिकता के तहत उनका ब्रेन वॉशिंग का काम शुरू है। ये लगातार चल रहा है। और बाबा साहब अम्बेडकर को भी ये मालूम था, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जो काम राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले का राजश्री छत्रपति साहू जी महाराज करना था, चाहते थे पोलराइजेशन का, वही काम बाबा साहब अम्बेडकर अपने हाथ में लिया। और जगह जगह पूरे भारत में जो ओबीसी के आंदोलन चले, उनके साथ पोलराइज किया उनको। चाहे पेरियार रामास्वामी का आंदोलन हो, चाहे शिवदयाल सिंह चौरसिया का आंदोलन हो। 24-25 अप्रैल 1948 में कहा कि शूद्र अगर एकड़ा आते तो गोविंद वल्लभ पंत भी आपके जूते के फित्ती खोलेंगे। चाहे चंदापुरी का आंदोलन हो, मतलब इसमें शूद्रों ने अतिशूद्रों को जगाया। बाद में शूद्र को जगा रहा है, तब भी नहीं जागृत हो रहे। इतना आरएसएस ने उनका पतन कर दिया हिंदुत्व के नाम पर। और इसका परिणाम हो गया कि देने वाले लोग मांगने के कटघरे में खड़े हैं। जिनके पूर्वजों ने आरक्षण दिया, उनके वंशज आरक्षण की डिमांड करते नजर आ रहे हैं। तो ये जो समय समय पर दुश्मन दांवपेच बदलते रहता है, और यही भारतीय राजनीति में हुआ है। ब्राह्मण भारत में सम्राट अशोक के बाद पावरलेस रहा ही नहीं। सम्राट ब्राह्मण नहीं रहा। मुगल आए तो उनके साथ अपना बहन बेटियां देकर पावर में, अंग्रेज आए तो उनकी चाटुकारी करते हुए उनके साथ भी हिस्सेदारी में। ब्राह्मण कभी पावरलेस नहीं रहा है।
तो पावर स्ट्रक्चर में का हिस्सा नहीं होना चाहिए, इसीलिए उन्होंने सारा लोकतंत्र को ब्राह्मणाइज कर दिया है। सारे लोकतंत्र को कर, और हमारे जीवन के सारे फैसले उन्होंने लेना शुरू कर दिया। इनसे सबक सीखकर मान्यवर कांशीराम साहब ओबीसी के अलग अलग नेताओं से पोलराइज किया। चाहे मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे लालू प्रसाद यादव जी हो, अलग अलग भारत में मान्यवर कांशीराम साहब ने ओबीसी के नेताओं को पोलराइज करने का काम शुरू किया। और उनको काउंटर करने के लिए मधुलिमीय नाम का ब्राह्मण जो है, उन्होंने प्रोफेसर ए.के. सिन्हा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का प्रोफेसर, उनको मान्यवर कांशीराम साहब के पीछे लगाया। उन्होंने बहुत सारा जलीलियत बर्दाश्त किया, लेकिन पीछा नहीं छोड़ा। और मानव जी को कहा कि मुझे तो आपके ऊपर पीएचडी करनी है, मेरा राजनीति का इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पीएचडी करनी है आपके ऊपर। और उनसे पूछा कि आप बहुजन समाज बनाने में अभी क्या रुकावटें आ रही है, कब तक बनेगा? और मान्यवर जी ने जो जवाब दिया कि फुले सौ अंबेडकर की विचारधारा के आधार पर ओबीसी में नेतृत्व निर्माण करना, ये कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। जिस दिन पूरा हो जाएगा, देश में बहुजन समाज बन जाएगा। फुले सौ अंबेडकर विचारधारा के आधार पर पिछड़े वर्ग में ओबीसी में नेतृत्व निर्माण करना नहीं हुआ है, होगा, उसी दिन बन जाएगा। '86 की बात है, 1986। और बाद में सारे ओबीसी को पोलराइज करने के लिए वीपी सिंह को आगे कर ये ओबीसी के नेता कांशीराम साहब के साथ नहीं जाना चाहिए। तो किताब मधुलिमियों को समर्पित किया कि इनके प्रेरणा से मैंने ये इंटरव्यू लिया था। तो कांशीराम साहब ने गहरा अध्ययन और इतिहास की सूझबूझ और समझ के साथ जब राजश्री छत्रपति साहूजी महाराज को उत्तर प्रदेश में लाए, अपनी यूनिवर्सिटियां बनाई, उनके नाम से यूनिवर्सिटियां बनाना शुरू किया, तब ब्राह्मणों को डर पैदा हो गया, तब कांग्रेस को डर पैदा हो गया, और उन्होंने नया तरीका बनाया, सरदार पटेल को उत्तर भारत में प्रस्तावित करने का काम कर दिया। सरदार सेना बनाने का काम शुरू कर दिया। आपके महापुरुषों को काउंटर करने के लिए उन्हीं की बिरादरी के आदमी को प्रोजेक्ट करने का काम ये ब्राह्मणों का पुराना तरीका है। उससे पहले कांग्रेस का शासन था, जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से, तब सरदार के नाम पर उत्तर प्रदेश, उत्तर बिहार में या पूरे भारत में सरदार याद नहीं आ रहा था। सरदार के साथ धोखेबाजी हो रही थी। जैसे राजश्री छत्रपति साहूजी महाराज को उत्तर प्रदेश में कांशीराम साहब यूनिवर्सिटियां और उनका जगह जगह उनका स्टेच्यू का अनावरण होने लगा, तब तरीका
उन्होंने बदलने का काम किया ब्राह्मणों ने। उसके बाद फिर ब्राह्मणों ने सारा काउंटर कार्यक्रम शुरू कर दिया। तो ये तरीका हमारे पॉलिटिकल लीडरों को समझ में नहीं आ रहा है। विचारधारा ना होने की वजह से, महापुरुषों के इतिहास की जानकारी ना होने की वजह से, एक समय था लालू प्रसाद यादव जी को अति पिछड़ा वर्ग आंख बंद कर वोट देते थे, आज सारा बीजेपी का हिस्सा बन चुका है, बना दिया गया। बना दिया गया। अगर विचारधारा विहीन, अगर भारत में फुले शव अंबेडकर विचारधारा अगर पॉलिटिकल लीडरों में नहीं होगी तो आपकी कोई पार्टी चलने वाली भी नहीं है। आप कितने भी गठबंधन कर लो, ना किसी प्रकार का आपका, आप पिछले को बन सकते हो, आप उनके रहमो कर्मों पर रह सकते हो, इंडिपेंडेंट आप अपनी ताकत निर्माण नहीं कर सकते। तो हमारे नेताओं को ये बातें समझ में नहीं आ रही। जैसे फॉर एग्जाम्पल उत्तर प्रदेश में ओबीसी है 52 ज्यादा है या ब्राह्मण ज्यादा है, पूछेंगे कम होता है तो 3 साढ़े 3 के लिए गांधी ने छोड़ा हुआ है। वन साइडेड पूरा हो रहा है। बिहार की राजनीति में भी यही हो गया है। मैं उन प्रस्तापित नेताओं को बताना चाहता हूं, ब्राह्मण अपना वोट कभी भी आपकी पार्टियों को ट्रांसफर नहीं करवा सकता, ना ही करने वाला है। वो दिमाग में सतीश मिश्रा की तरह डालेगा कि बहन जी 24% शेड्यूल कास्ट है और 9-10% ब्राह्मण है, हमारा पोलराइज हो गया, ओबीसी की क्या जरूरत है। बाद में हवा में छोड़ देगा। मैं आंकड़े के साथ आपको बता रहा हूं, 2014 के चुनाव में बहन मायावती ने 21 टिकटें दी थी ब्राह्मणों को लोकसभा की, और 0-0-0। मुलायम ने 19 टिकटें दी थी ब्राह्मणों को, केवल 5 ही अपने परिवार के सदस्य आए, बाकी ब्राह्मण नहीं जीता 19 टिकटें के बाद। बीजेपी ने 13 टिकटें दी, 13-13 जीत गया। मतलब ब्राह्मण को टिकट देने के बाद भी ब्राह्मण को वोट नहीं कर रहा है, वो आपके वोटों का विभाजन कर रहा है। वो आपके वोटों का विभाजन हो रहा है। तो बिहार के चुनाव में भी फॉरवर्ड वोट ट्रांसफर होने वाले नहीं है आरजेडी को, इसके लिए 0 हो गया। क्योंकि ब्राह्मण आपके कार्यकर्ता बनकर रह नहीं सकते। वो जब भी आएंगे पदाधिकारी बनेंगे, जब भी आएंगे नेता बनकर आएंगे। आपके कार्यकर्ता के तौर पर आपको नेता, आप कार्यकर्ता के तौर पर आपको स्वीकार कर ही नहीं सकते। आप कार्यकर्ता के तौर पर वो काम कर ही नहीं सकते और आपको नेता स्वीकार नहीं कर सकते। दापेज का मैटर अलग होता है। तो ये तरीका वर्तमान में जो लोकतंत्र में जो प्रतिनिधित्व का विचार है, जो हमारे महापुरुषों की विचारधारा है, लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए। अब ईवीएम मशीनों के माध्यम से सारा खत्म हो चुका है, खत्म कर दिए गए, और हम अभी भी पोलराइज नहीं कर रहे। इनडायरेक्टली हम दुश्मनों को जिताने का कार्यक्रम में लगे हुए हैं। इसीलिए और जो अधिकार मिले थे सारे समाप्त हो गया। एजुकेशन का अधिकार समाप्त हो गया,
इनडायरेक्टली समाप्त कर दिया गया। उसके बाद रिजर्वेशन का अधिकार अंग्रेजों के समय मिला था, समाप्त हो गया, प्राइवेटाइजेशन के माध्यम से समाप्त हो गया। आज जमीनें छीनने का कार्यक्रम शुरू हो गया। जाति जनगणना आज भी नहीं हो रही है। क्रिमिनल अलग से लगा दिया गया। एट्रोसिटी बढ़ गई, कम नहीं हुई। क्योंकि हम किसी भी समस्या का, वो समस्या निर्माण करते हैं और हम समस्या का, एक भी समस्या का समाधान करने के लिए आना चाहते, इकट्ठा आने नहीं देना चाहते। दुश्मनों के एजेंडा पर काम कर रहे हैं। है ये लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व विहीनता, नेतृत्व विहीनता सबसे बड़ी समस्या है, और दलाल बड़ों को नेता मान लेना ये उससे भी बड़ी समस्या है। तो इस संदर्भ में हम लोग बाहर जाकर आप जो बोलना है बोलो, जहां नीति निर्धारित होता है वहां मत आओ, वहां आने नहीं देंगे। तो हम लोग पॉलिसी मेकिंग में अगर जाना चाहते हैं तो हमें की दिशा तय करना होगा कि कौन सी विचारधारा के आधार पर राजनीति। अभी विचारधारा, हाँ, ब्राह्मणों की विचारधारा के आधार पर, ब्राह्मणवाद की विचारधारा के आधार पर राजनीति चल रही है, और हमारे नेताओं की राजनीति विचारधारा विहीन है। तो हम लोग चाहते हैं कि फुले साहब अंबेडकर की विचारधारा के आधार पर भारत में राजनीति होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र बच सकता है। और बहुजन मुक्ति पार्टी चुनाव की कैलकुलेशन से काम नहीं कर रही है। समाज में पोलराइजेशन कर इस देश में बहुजन समाज कर रहे हैं। साधन आपके पास कोई हथियार नहीं है। दो सौ 43 है बिहार परिवर्तन 1 चुनाव जीतना चाहती है। डिजिटल मानों के साथ भी धोखा हो जाएगा और पता तक नहीं। और जो जगह जगह साइन बाग में जगह जगह सेल्यूट कार्ड है, तो उनके क्रिमिनल सारे मुद्दे हैं लागू करने के कार्यक्रम विरोध में छत्रपति राजश्री साहू जी महाराज ने सारे 100 साल में ही समाप्त हो गया है। 1920 तक 20 चल रहा है। लोकतंत्र समाप्त हो गया,
गया, संवैधानिक अधिकार समाप्त हो गए, नेतृत्व का है। बिहार के चुनाव में बड़े पैमाने पर हम लोग भी तैयारी कर हमारा फैलाव हुआ। हर तरह का जवाब हर तरीके से देंगे। अगर आप सोशल मीडिया में हैं तो सोशल, उसका आज 26 जून से बीएमपी का विधानसभा में हमारे प्रवक्ता और एमएनटीवी के लोगों को या बीएमपी के जो पेज है, सोशल मीडिया का हमारा जितना भी है, खोज करने के लिए काम में लगे हुए हैं। बिहार का चुनाव भारत की राजनीति के लिए टर्निंग पीरियड साबित होगा, क्योंकि पिछले अनुभव बहुत और निश्चित तौर पर बीएमपी बिहार के चुनाव में रिजल्ट निकालेगी। विचारधारा विहीन राजनीति